गुड इवनिंग। मैं मोहम्मद सरफराज स्वागत करता हूं आपका ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वो टॉप 30 क्वेश्चन, सॉरी आज के वे 60 क्वेश्चन जो पिछले ईयर आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं, जिसको आधार बना के हम ये देखेंगे कि हो सकता है कि ये क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम में भी देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, वीडियो को शेयर कर दें और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों को क्लास से जुड़ने के लिए मैसेज ज़रूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, आंध्र प्रदेश या आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता था? असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या खिलाफत आंदोलन? बताएं। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा बी, स्वदेशी आंदोलन। बी इज राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया था? किसने किया था? पंडिता रमाबाई, बेगम रुकैया, ताराबाई शिंदे या राज सुंदरी देवी? तो बताएं इसका उत्तर क्या होगा। चलिए गगन कुमार जी गुड इवनिंग। चलिए इसका उत्तर आना शुरू हो गया आपका कि पंडिता रमाबाई। जी नहीं, इसका उत्तर होगा ताराबाई शिंदे। 19वीं शताब्दी में नारी अधिकारों की बात करती थी और ये पुस्तक उन्हीं की है, ताराबाई शिंदे। सी इज राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा? संभ्रांत वर्ग को शिक्षित करने के लिए, लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए, जन सामान्य को शिक्षित करने के लिए या भारतीय को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए? बताएं। उत्तर करें क्वेश्चन नंबर 3। आप उत्तर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर लिखें, ऐसे समझ में ही नहीं आता आप किस प्रश्न के उत्तर दे रहे थे। जी, इसका उत्तर होगा, उत्तर देना है तो उत्तर देने का तरीका देखिए ऐसे करिए, 3 लिखिए, आगे आप बी सी ए डी जो भी लिख सकते हैं वैसे लिखिए, 3 का डी। चलिए इसका उत्तर होगा लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। बी इज राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकीकरण के साथ निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन हुआ? भारत ब्रिटिश उद्योगों को कच्चा माल की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश बन गया। भारत ने ब्रिटिश उद्योगों को सस्ते मजदूर उपलब्ध कराए। भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया। भारत में अनेक उद्योग स्थापित किए गए। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, 4 का उत्तर करें। चलिए सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। नीरज, बीना सिंह, सभी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। 4 का सी बिल्कुल सही है। भारतीय ब्रिटिश औद्योगिक उत्पाद जो भारत था एक बड़ा बाजार बन गया था, जो आज भी है चाइना के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है कि भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और ताल्लुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई? रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, स्थायी समझौता या पट्टीदारी समझौता? बताएं। बताएं। जी, 5 का होगा सी, वो होगा स्थायी समझौता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। बेगम हजरत महल ने अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में किस नगर से सक्रिय भाग लिया था? कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद या इलाहाबाद?
देखिए, जो बेगम हजरत महल थी, ये बात कर रहा है अंग्रेजों के विरुद्ध जो 1858 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था भारत में, उसकी बात कर रहा है। तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ से यह किया था। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है कि निम्नलिखित में किस अधिनियम या एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिए? 1833 अधिनियम, 1818 अधिनियम, 1861 अधिनियम या 1868 अधिनियम? बताएं, उत्तर करें क्वेश्चन नंबर 7 का। जी, मैं आपको बता दूं, बी सही होगा इसका, 1818 अधिनियम, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद जो ब्रिटिश महारानी या जो वहाँ का राजतंत्र था, उसने भारत को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ले लिया था, याद रखिएगा। ठीक है, बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। मध्यकालीन मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे? बलात मजदूर थे, बागान में काम करने वाले मजदूर थे, पानी लाने वाले थे या अनिवार्य सेना के सदस्य थे? क्वेश्चन नंबर 8 पे बात चल रहा है, तो 8 का ए बिल्कुल सही होगा। ये बलात मजदूर थे जिनसे बलपूर्वक कार्य करवाया जाता था, और प्रत्येक गांव को बलातो लोगों को भेजना पड़ता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, मनीग्राम और नानदेसी निम्नलिखित में से क्या थे? मनीग्राम और नानदेसी निम्नलिखित में से क्या थे? चोल काल के प्रसिद्ध शहर थे, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे, चोल शासन की प्रशासनिक इकाइयां थी, या ब्राह्मणों को ब्राह्मदेव के रूप में दिए गए गांव थे? बताएं। 9 का बी बिल्कुल सही होगा कि यह दक्षिण भारत का प्रसिद्ध व्यापार संघ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ दिया हुआ है कि नीचे कुछ स्थानों एवं वर्तमान राज्य के नाम दिए गए हैं जहां अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण पाए गए हैं। देखिए यहाँ पे ये है, सभ्यता के नाम दिए गए हैं, वर्तमान में उसकी राज्य दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा राज्य कहाँ पे है। अभी ये मिलान करना होगा, नीचे इसका कूट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए ऊपर मिलान कर लेते हैं, फिर नीचे हम लोग कूट देख लेंगे। चलें, ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। 10 का ए बिहार, अभी मिलाते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। चलिए देखिए, जो चिरांद है वो बिहार में होता है जी। जो चिरांद है वो कहाँ होता है? बिहार में होता है। कोल्डेवा, कोल्डेवा जो स्थान है वह उत्तर प्रदेश में। ठीक, उसके बाद बरजोहम, बरजोहम आपका कश्मीर में है। और उसके बाद हालुर की बात करें तो हालुर जो है वो है आंध्र प्रदेश में। तो ए का एच, बी का एफ, सी का ई और डी का जी होगा। इस हिसाब से अगर ऑप्शन देखें तो ए का एच, बी का एफ, ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यदि आपको स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रहा है तो ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करें। जैसे ही आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको लिखा होगा क्वालिटी, क्वालिटी पे क्लिक करेंगे, नीचे एडवांस का ऑप्शन होगा, वहाँ से आप जाकर 360 पे चला देंगे तो बिल्कुल क्लियर देखने लगेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने दिया हुआ है कि ऋग्वेद में गंगा यमुना नदी का
डाट 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 नाम आया है लगभग 1000 बार, 100 बार, 12 बार या 1 बार? कितनी बार गंगा यमुना का नाम आया है? तो इसका उत्तर करना है क्वेश्चन नंबर 11 का। जी, तो बता दूं बिल्कुल सही, गंगा यमुना का नाम केवल 1 बार आया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहां दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है? केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। इन दोनों धर्मों को मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्र सहित सब कुछ त्यागना होता है। अधिक पाने की निरंतर इच्छा को मध्य मार्ग अपनाकर समाप्त किया जा सकता है। बताएं। क्वेश्चन नंबर 12 जी, 12 का एक ए होगा कि केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देंगे। ठीक, 12 का ए। देखिए डी नहीं होगा कि अधिक पाने की निरंतर इच्छा को मध्य मार्ग अपनाकर समाप्त किया जा सकता है, ये नहीं होगा। ठीक, चलिए स्क्रीन क्लियर हो गया तो बने रहिए आप। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर, निम्नलिखित में किसने कहा था कि उच्च जातियों पर उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, अर्थात तथा कथित निम्न जातियों से? श्री नारायण गुरु ने कहा था, हरिदास ठाकुर ने कहा था, घासीदास ने कहा था या ज्योतिराव फूले ने कहा था? बताएं। उत्तर आ गए नीरज जी? नीरज बिल्कुल सही उत्तर है आपका, ज्योतिराव फूले। आप सबके उत्तर बिल्कुल सही, जिनके भी उत्तर आ रहे हैं वो डी बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। वो दिया हुआ है कि शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन उपयुक्त है? ताजमहल का सफेद संगमरमर शांति का प्रतीक है। राजा का न्याय छोटे बड़ों को एक समान मानता है। प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायता करता है। अपराध की दर को नियंत्रित करना आवश्यक था। बताएं क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर क्या होगा? ए बी सी डी। देखिए अगर इसको आप पढ़ेंगे तो क्या है, दीवाने आम मतलब सभी लोगों के लिए, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा राजा का न्याय छोटे बड़े सबको एक समान होगा। ठीक, बी। थोड़ा सा प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे तो उत्तर उसी में मिल जाता है कुछ प्रश्नों के। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ दिया हुआ है, तमिलनाडु के चिंगलेपुट जिला में उत्तरा मेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में कौन सभा के सदस्य नहीं बन सकते? 35-70 वर्ष आयु के लोग, तो हमने कल ही देखा था कि ये लोग बन सकते हैं। वेदों का ज्ञान रखने वाले वे भी बन सकते हैं। वे जिनके अपने घर थे वे भी बन सकते हैं। वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था वो नहीं बन सकते। तो डी होगा। ठीक है, डी उत्तर आपका सही होगा। डी 15 का डी होगा। आगे बढ़ते हैं, यहां दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित में कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों में गांव प्रमुख ग्राम भोजका के विषय में सत्य नहीं है? वह प्रायः बड़ा भूस्वामी होता था, उसको पद विरासत में मिलता था, राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया, प्रायः उसके पास दास होते थे, वह भूमि पर खेती करने के लिए मजदूरों को लगाया करता था। बताएं बताएं बताएं। जी जी, गुड इवनिंग सवित्री जी। 16 का उत्तर जो है वह सी होगा कि राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया है। और बता दूं इसके बारे में आपको कि जो ग्राम भोजका होते हैं वो गांव के मुखिया को ग्राम भोजका कहा जाता था। ठीक है,
और उसके बाद उसको जो ये पद था वो विरासत में मिलता था। ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है कि मृदा के कौन से गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती है? अपक्षय की दर और खाद मृदा मिट्टी, मृदा की मोटाई, मृदा का जमाव, रासायनिक गुण, पारगम्यता एवं संरचना। जी इसका उत्तर डी होगा। जो इसके रासायनिक गुण पारगम्यता संरचना होगी वो इसका जनक चट्टान करती है। ठीक है। ये जो क्लास चलती है डेली 6 बजे से लाइव होती है, 6 से 7 के बीच में लगभग 1 घंटे चलती है क्लास। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दिया, 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिज को साधारणतः खोद कर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्खनन, निस्तापन, विवरित खनन या सिंटरन? बताएं। क्वेश्चन नंबर 18। अगर छोटा दिख रहा है तो बड़ा कर दूं इसको। लीजिए बड़ा हो गया। केवल एक लोग के उत्तर आए हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? सक्रिय सहभागिता दिखाइए भैया। चलिए ये होगा आपका उत्तर ए, उत्खनन। उत्तर ए बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पे। दुनिया की प्राचीनतम चट्टान निम्न में से कहाँ स्थित है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका में, या दक्षिण भारत में, या हवाई द्वीप में? बताएं। क्वेश्चन नंबर 19। आप लोगों ने कमेंट किया है BCA। देखिए जो आप दक्षिण अफ्रीका कह रहे हैं, सर्वप्रथम मानव अफ्रीका महाद्वीप में रहना प्रारंभ किया था। लेकिन यदि चट्टान की बात करें तो वह ऑस्ट्रेलिया में पाया गया था। ठीक है। और यह है लगभग 4400 बिलियन साल पुराना है ये चट्टान। ठीक है। ए होगा इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, आर्थिक क्रिया या तृतीयक क्रिया? एकदम कॉमन सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। चलिए रॉन्ग हो गया तो किस लिए कर रहे हैं? देखिए जैसा कि हम पढ़ते हैं, NCF कहता है कि जो त्रुटियां होती हैं वह अधिगम का अभिन्न अंग होता है। ये प्रश्न डायरेक्ट भी पूछता है। तो त्रुटि होती है वह अधिगम का अभिन्न अंग होता है। यदि त्रुटि नहीं होती तो वह अधिगम अच्छा माना नहीं जाता है। ठीक। चलिए 20 का बी होगा, द्वितीय उत्पादक। प्राथमिक उत्पादक क्या हुआ? गेहूं पैदा हुआ, गेहूं से हमने ब्रेड बनाया, वो क्या हो गया? द्वितीय उत्पादक हो गया। उसका मूल्य बढ़ जाता है। जैसे आलू, एक आलू की कीमत इस समय वर्तमान समय में 1 रुपए से 2 रुपए होगी, लेकिन उसी आलू से 2 पैकेट चिप्स बनेगा जिसकी कीमत कितना होगा? 20 रुपया। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अपैची और क्रो निम्नलिखित में से क्या है? अपैची और क्रो क्या है? उत्तरी अमेरिका के कबीले, कीनिया के घुमंतू खानाबदोश, अमेरिका की म्यूजिक बैंड, या पर्यावरण पर वृत्तचित्र? बताएं। बताएं। जी 21A, 21 का ए। जी सबके उत्तर सही हैं। अच्छा बता दीजिए अनुच्छेद 21A क्या कहता है? अनुच्छेद 21A आर्टिकल 21A क्या कहता है? आगे बढ़ते हैं। इसको मैंने बताया नहीं ना, अपैची और क्रो, ए इसका सही होगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 22 को कि निम्नलिखित में कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा? जी 6 से 14 वर्ष बच्चे को फ्री एवं अनिवार्य एजुकेशन, ठीक है, फ्री भी होगा
अनिवार्य भी होगा। ठीक है, यह आर्टिकल ए में एक अधिकार बना दिया गया है। ठीक, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे एक अधिकार बना दिया गया है। चलिए, तो निम्नलिखित में कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, खाद्य तेल उद्योग, कागज उद्योग या पटसन उद्योग, कौन सा है? जी 22 का ए, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को सनराइज, ठीक है, मतलब निकलता हुआ सूर्य के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 30 ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोधान कहा जाता है? फलोधान मतलब फलों का गोल्डन चेन, मतलब कि फल का वह क्षेत्र जहां बहुत ज्यादा उत्पादन हो। दक्षिण अफ्रीका का ऑरेंज क्षेत्र, भारत का कश्मीर घाटी, भूमध्य भूमध्य क्षेत्र या ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड। तेईस का सी, 23 का ए, भूमध्य। देखिए, जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र होता है वहां पे बहुत ज्यादा फल उत्पादन होता है। ठीक है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र कौन सा होता है? ये जो अफ्रीका महाद्वीप आपका है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, इसके ऊपर यहाँ पे यूरोप महाद्वीप है, इधर एशिया है। जो ये भूमध्य सागरीय वाला क्षेत्र है, यहाँ बहुत सारा फल उत्पादन होता है। अरे 25 का सी कौन कह रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन ये भी नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। निम्नलिखित में कौन जहाज को नौकायान में सहायता करता है? उच्च ज्वारीय क्षेत्र, कम ज्वार क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहां गर्म समुद्री धाराएं और शीतल समुद्री धाराएं मिलती हैं, या समुद्री धाराओं का क्षेत्र। चलिए, अनुपम सिंह जी ने तो बता दिया, चांस भी 35 से 45, वेरी गुड जी। उच्च ज्वारीय जो क्षेत्र होता है वह मदद करता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है कि पृथ्वी द्वारा प्रसारित या प्रेषित रेडियो तरंग को वापस पृथ्वी पर कौन परावर्तित करता है? वायुमंडल, मध्यमंडल, समतापमंडल या तापमंडल, बताएं। चलिए कोई बात नहीं, तो ये देखिए तापमंडल होगा। ठीक है, ये तापमंडल होगा, जिसको हम आयन मंडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, डी इसका उत्तर सही होगा, डी। वायुमंडल सबसे ऊपर वाला हो जाता है ना, वो नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं हम। हाँ जी, ये जो आयोस्फीयर है उसी में आएगा। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं हम। ये तापमंडल को आयनोस्फीयर कहते हैं, आयन मंडल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या के साथ छेड़छाड़ न की जाए, मानवीय गतिविधियां प्राकृतिक पर्यावास को संरक्षित करती रहें, जंगली जानवरों का विवेकहीन शिकार किए जाना निषेध हो, निर्वनीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे। चलिए, क्वेश्चन गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, निर्वनीकरण और भू अपरदन चलता रहेगा तो संतुलन जो है वो बिगड़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पोषणी मतलब दीर्घजीवी विकास का सिद्धांत नहीं है? प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग, जीवन के प्रत्येक प्रकार का सम्मान और उसकी देखभाल, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत रवैये और व्यवहार में परिवर्तन, मानव जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी। सिद्धांत नहीं पूछा, वही बताना है आपको। ये प्राकृतिक संसाधनों को हमें अधिकतम प्रयोग नहीं करना है, उतना ही प्रयोग करना है जिनसे हमारी जरूरतें पूरी हों। जरूरत से ज्यादा यदि प्रयोग करेंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होगा। जैसे पानी पीना आवश्यक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पानी का पाइप मुंह में लगा के और समरसेबल चालू कर देंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। ये क्वेश्चन
कल या परसों की वीडियो में मैंने आपको विस्तृत बताया था, आपको उत्तर देना है। उत्तर आ भी गए 2 आवर। चलिए, 2 शहर यन और यम ग्रीनविच से क्रमशः 15 पूर्व और 15 पश्चिम पर स्थित हैं। इन दोनों शहरों के मध्य कितना अंतर होगा? 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटा? बताएं। 28 का डी, नीरज परिहार जी। और उत्तर बताएं। जो पुराने स्टूडेंट हैं, जिसको या जिनको मैंने पिछले एक दिन को छोड़कर 2 दिन पहले मैंने बताया था, एक्स्ट्रा बताया था अक्षांश देशांतर को कैसे निकालते हैं। हमने ये भी बताया था कि पूर्व में जाने पे समय प्लस होता है, पश्चिम में जाने पे समय माइनस होता है। कैसे? देखिए, जो पृथ्वी है जहाँ से 0 डिग्री देशांतर का गुजरती है, उसके आगे बढ़ने पे 15 डिग्री बढ़ने पे 1 घंटा का समय प्लस हो जाता है, पश्चिम जाने पे 1 घंटा का समय माइनस हो जाता है। तो इन दोनों शहरों के मध्य कितना अंतर होगा? 1 घंटे इधर, 1 घंटे इधर, टोटल 2 घंटे। 2 घंटे का समय अंतर हो जाएगा। बी, मतलब डी उत्तर सही होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं कि न्यूनतम वेतन अधिनियम निश्चित करता है कि मजदूर को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए, नियोगकर्ताओं को कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन निश्चित करने की छूट देता है, संगठित क्षेत्र के केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है। किसके लिए है ये? ये निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 29 का बी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ दिया हुआ है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध है? तो हमने आपको बता ही दिया था। अभिलाषा जी, गुड इवनिंग। जी हाँ, 17 हमने बताया था, पहले ही आपको रटवाया था, 2-3 क्लास पहले ही। 17, अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 17 कहता है अस्पृश्यता का उन्मूलन, तो अनुच्छेद 18 क्या कहता है बताएं। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। 31 क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने। भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? गरीबी, धर्म, जाति या लिंग? सभी लोग उत्तर करें कि भारत में गरीबी का प्रमुख कारण क्या है। जी, गरीबी भारत में सबसे प्रमुख कारण है। गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। यह खाई बढ़ती ही जाएगी, पटने वाली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, संविधान संशोधन द्वारा स्वयं को सुधारने के विषय में है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को निष्कासित करता है, न्यायपालिका को संसद द्वारा लागू कानून को निरस्त करने की न्यायिक शक्ति बताता है। तो हमने आपको बताया था कि मौलिक अधिकार वाद योग है, यह न्यायालय में सीधे जा सकते हैं यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 ही है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकारों से संबंधित है। 32, बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। चलिए, ये लोगों ने बता भी दिया। चलिए, बहुत अच्छा। अनुच्छेद 32। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 था भी ये, 32 अनुच्छेद से क्वेश्चन नंबर 32 था। क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन मतलब अधिनियम 2005, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सत्य है? परिवार के एकल पुत्रों अथवा पुरुष सदस्य को ही पारिवारिक संपत्ति में अधिकार प्राप्त होगा, केवल पत्नी को अपने दिव्यगंत पति की संपत्ति का उत्तराधिकार मिलेगा, पुत्रों पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा होगा, आर्य समाज के अनुयायियों पर यह अधिनियम लागू नहीं होता। बताएं। 33।
आर्टिकल 18 शिक्षा का अंत नहीं, उपाधियों का अंत। क्वेश्चन नंबर 33 का क्या होगा कि पुत्र पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा होगा। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। जी सी बिल्कुल सही होगा, 33 का सी। इसको बंद कर दो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्य राज्य सरकार का है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण संबंध, ये केंद्र का काम होता है। 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करवाना, नई दिल्ली और वास्को डिगामा के बीच नई गाड़ी चलवाना, 100 रुपए के नोट का नया डिजाइन लागू करना। बताइए क्या काम होगा राज्य सरकार का। भैया ये नोट फोर्ट वाला काम सब केंद्र करेगा, पाकिस्तान विदेश मामला केंद्र करेगा, नई दिल्ली और वास्को डिगामा के बीच नई गाड़ी चलाना केंद्र करेगा, 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना, चालू करना, लागू करना, प्रमोट करना, ये काम राज्य सरकार का होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है क्योंकि उनके माता पिता शिक्षा को महत्व नहीं देते। गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण, लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं मिलने के कारण, शिक्षा का लाभ लड़की के ससुराल वालों को मिलने के कारण। बताएं। जी बी उत्तर का सही होगा। गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण जो दलित लड़कियां होती हैं वो स्कूल छोड़ देती हैं, जो कि बहुत गलत बात है। यदि आप सभी भाव शिक्षक हैं तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि आप अपनी क्लास में, अपने विद्यालय में भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है। अतिथि देवो भव, जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, LIC, लेन में गाड़ी चलाना बुद्धिमत्तापूर्ण है, लेन की लोन होगा, लोन में गाड़ी चलाना, पानी की प्रत्येक बूंद बचाइए। इसमें से कौन सा सामाजिक विज्ञापन नहीं है, बताएं। जी बिल्कुल, इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए, समवयस्क शिक्षा। देखिए भैया, अतिथि देवो भव सामाजिक है। लेन में गाड़ी चलाना, लेन में मतलब अपने लाइन में यहाँ बात कर रहा है, ये भी सामाजिक है। पानी के प्रत्येक बूंद बचाइए, ये भी सामाजिक है। जीवन बीमा ये सामाजिक नहीं है, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के बाद भी। 36 का बी। LIC एजेंट वाले ऐसी बात कर देते हैं कि आपको लगेगा कि मर जाने में फायदा है, करा लो LIC। 36 का बी उत्तर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है कि ऐसे मुद्दे की पहचान कीजिए जिसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद मीडिया ने शायद उस पर ध्यान नहीं दिया। हत्याएं, भवनों को गिराना, लैंगिक संवेदनशीलता, पीने का पानी। फिर आप वही ड्रा शुरू कर दिए, ABC कर रहे हैं। कम से कम क्वेश्चन नंबर लिखें फिर उत्तर करें, कैसे समझ में आएगा कि आप किस क्वेश्चन का उत्तर दे रहे हैं। जी हाँ, पीने के पानी पे आप मोबाइल यूज करते हैं, टीवी घर में चलता है, आपने कभी देखा है कि 5 लोग बैठे हो और पानी पे बात हो? नहीं, हमारे यहाँ धर्म पे बात होती है, मंदिर पे बात होता है, मस्जिद पे बात होता है, गुरुद्वारे पे बात होता है, पाकिस्तान पे बात होता है, टमाटर पे बात होगा, प्याज पे बात होगा, लेकिन पानी, शिक्षा, इस सब पे बात हो ही नहीं सकता। यही हम सबको चेंज करना है, ठीक है। चलिए, इसका उत्तर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है कि न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से भिन्न को पहचानिए जो अलग है। शक्तियों का पृथक्करण, एक बार नियुक्ति के बाद न्यायाधीश को हटाना बहुत कठिन है, न्यायाधीश की नियुक्तियां सरकारी हस्तक्षेप के बिना होती हैं, न्यायाधीशों का सेवा काल निश्चित होता है। जो भिन्न है वही पहचानना है आपको, बताएं। बताएं।
38 का है, शक्तियों का पृथक्करण। एक बार नियुक्ति के बाद न्यायाधीश को हटाना बहुत कठिन है। न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकारी हस्तक्षेप के बिना होती है। देखिए ये तो सही बात है, उनके बिना, हस्तक्षेप के बिना होती है। न्यायाधीशों का सेवा काल जो होता है वो निश्चित होता है, पहले के लिए होता है, वो कब तक रहेंगे। ठीक। शक्तियों का पृथक्करण की एक बार नियुक्ति के बाद न्यायाधीश को हटाना है। ए बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं हम लोग कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित DK बासु दिशा निर्देश निम्नलिखित में किसके बारे में है? कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को रोकना, स्कूल में बच्चों को यौन अपराध से बचाना, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके रोके रखने तथा उनसे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग की जाने वाले तरीके, किसी चुनाव क्षेत्र में पुनः चुनाव के लिए अपनाई जाने वाली विधि क्या है, बताएं। तो इसका उत्तर होगा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने तथा उनसे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके। उत्तर इसका सी होगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर बिल्कुल नहीं आ रहा है तो जो उत्तर सबसे लंबा लिखा हो उसको टिक कर देंगे। 75 से 80% चांस है कि वो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं हम लोग कि सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 में मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्णय दिया था? स्वतंत्रता के अधिकार में सरकार की आलोचना करना शामिल है। जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा का अधिकार शामिल है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अन्य धर्मों की आलोचना करना शामिल नहीं है। समानता के अधिकार द्वारा प्राइवेट कंपनियों पर नौकरियों में आरक्षण देने के लिए जोर दिया जाना चाहिए, बताएं। इसका उत्तर जो होगा वो बी होगा। उत्तर इसका होगा कि जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा के अधिकार को शामिल करना। क्वेश्चन नंबर 40 का बी उत्तर दे लें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में पारस्परिक बाह्य परीक्षा की किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता? वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में देखिए एक आता है आकलन, एक होता है मूल्यांकन। तो आकलन और मूल्यांकन मैं आपको समझा दूं कि आकलन कब होता है? आकलन बराबर होता रहता है, लेकिन मूल्यांकन क्या होता है? अंत में होता है। ठीक। वर्तमान स्कूल बिकॉज वाटर इज लाइफ। वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में पारंपरिक बाह्य परीक्षा की किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता? सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अधिगम पर बल, अधिगम के केवल शैक्षिक पक्ष पर बल, शिक्षार्थी की आवश्यकताओं पर विचार करना, एक दूसरे के निकट शिक्षार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच सौहार्द। क्या होगा? तो भैया बी होगा, केवल शैक्षिक पे बल नहीं दिया जाएगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, एक नए प्रकार के कार्य को देने से पहले शिक्षिका को अपने विद्यार्थी को अवश्य बताना चाहिए कि आगामी आकलन इस कार्य पर आधारित होगा या नहीं होगा। अंतिम परिणाम में इस कार्य को दिए गए अधिभार के बारे में। अगला कि इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उसकी विद्यार्थी की पक्षाएं क्या हैं। इस कार्य को करने के लिए आवश्यक पूर्व अनुभव के बारे में जो विद्यार्थी में अवश्य ही होने चाहिए, बताएं। क्वेश्चन नंबर 42 है, क्या होगा कि इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उसकी विद्यार्थी से क्या अपेक्षाएं हैं? सी इसका उत्तर सही होगा, सी। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है। 8वीं कक्षा के 4 बच्चों को व्यर्थ सामग्री से कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने के लिए कहा गया था। कार्य पूर्ण होने पर
शिक्षिका हो गया, शिक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियां की। इस सूचना के आधार पर सबसे अधिक रचनात्मक बच्चे को चुनिए। अधिकांश समय कल्पना का प्रयोग करता है, महंगी सामग्री प्रयोग न करने के प्रति सचेत है, शिक्षक के साथ निरंतर चर्चा करता है और हर कदम पर उसकी स्वीकृति लेता है, थोड़े से मार्गदर्शन से ये बहुत अच्छी चीजें बना सकता है, कौशल से परिपूर्ण तथा तत्व सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है। जी, उत्तर डी होगा, कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है। डी सही है। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है कि सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य उपयोगी होते हैं, मतलब प्रोजेक्ट। चलिए, जो प्रोजेक्ट विधि है उसके जनक कौन है बताएं। विषय आधारित कार्यों में यदि उनमें संग्रहण और विश्लेषण नहीं करना हो, यदि पाठ सामग्री के अंतर्गत संदर्भों में आधारित हो, कक्षा अथवा घर पर समूह में कार्य करने के लिए। बताइए ये जो प्रोजेक्ट उपयोगी होता है किसमें। यहाँ दिया हुआ ऑप्शन 2, 4, 1, 2, 1, 4 या 3, 4। सामाजिक विज्ञान, जी किलपैट्रिक बिल्कुल सही है, इसका उत्तर दें। विषय आधारित कार्यों में उसमें यदि उनमें संग्रहण और विश्लेषण नहीं करना हो, न यदि पाठ सामग्री के अंतर्गत सभी संदर्भों पर आधारित हो, कक्षा अथवा घर पर समूह में कार्य करने के लिए। बताएं। इसका उत्तर जो होगा आपको बता दूं कि वो सी होगा। विषय आधारित कार्यों में इसका उपयोग किया जाएगा घर अथवा कक्षा में समूह कार्य के लिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही तो हेलो करें। नहीं, वो थोड़ा सा लाइट इशू था, नेट प्रॉब्लम नहीं है। मेरी आवाज आ रही है? एक बार आप बता दें ये आवाज आ रही कि नहीं। चलिए, यस यस, चलिए अब लाइव है, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 ये हो गया था आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। पैंतालीस नंबर आपके सामने है। जी गुड इवनिंग। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है। क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है क्योंकि ये उनकी व्यवसायिक प्रगति में संबंधित है, उनके वेतन में वृद्धि क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर निर्भर करती है। अध्यापक को व्यस्त रखने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूल के लिए ऐसा कार्यक्रम बनाया है। उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों की अवधारणाओं और शिक्षण पद्धतियों में स्पष्टता की आवश्यकता होती है। जी डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है जी, बिल्कुल सबका नेट बिल्कुल सही चल रहा है। नेट इशू केवल आपके पास है। क्लियर नहीं है, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए, क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है। सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में, क्वेश्चन नंबर 46 है ये। सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में निम्नलिखित में कौन सा तरीका यह समझाने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से लुप्त हो रहे हैं। कंप्यूटर की सहायता से प्रस्तुति करना, निर्धारित पाठ्य सामग्री के आधार पर परिचर्चा करना, सर्वेक्षण परियोजना या विषय पर समूह चर्चा करना। बताएं। जी बिल्कुल सही है। सर्वेक्षण करेंगे, बच्चों को ले जाकर दिखाएंगे, देखिए बच्चों यहाँ पे क्या था अब क्या है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 का सी हो गया। 47 आपके सामने है NEP। ठीक है, NPE नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में निम्नलिखित में किसके लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया गया। लड़के और लड़कियों की शिक्षा, मानसिक रूप से विकलांग के लिए शिक्षा, विकलांग बच्चों के लिए नियमित स्कूल में शिक्षा या विकलांग बच्चे को विशेष स्कूल में शिक्षा।
47, क्वेश्चन नंबर 47। देखिए, जब यहाँ पे एकीकृत की बात कर दिया है तो विकलांग बच्चों को नियमित स्कूल में पढ़ने के लिए सी उसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ दिया हुआ है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं हम लोग इसको। 8वीं कक्षा की एक छात्रा किसी दिए गए विषय पर लिखने में अक्षम होने के कारण परेशान है। उसकी अध्यापिका उसको सलाह देती है कि वह दिए गए कार्य को ऐसे भागों में बांट कर करे जिनकी उसको अच्छी तरह से समझ हो। इस तरीके के लिए निम्नलिखित में कौन सा अधिक उपयुक्त होगा। ये कहानी हो गया, आप चलिए पढ़ते हैं। शुरू में ही अच्छी तरह से आने वाले विषय को लिख लें तथा फिर उनसे सामग्री जोड़े कि वह विषय किस प्रकार से दिए हुए कार्य से संबंधित हैं। विषय से संबंधित पुस्तकों, लेखों और वेबसाइट की एक निर्देशिका तैयार करें। विषय से संबंधित जानकारी देने वाले 2 स्रोत खोजें और उनके बीच एक समानता ढूंढें। एक पत्र या पेपर तैयार करें और इसे किसी मित्र को सुनाकर निर्धारित करें कि वह किन भागों में सुधार करने की आवश्यकता है। अब उत्तर देना है कि आपको इसका उत्तर क्या होगा। बताएं। बताएं आप। इसका उत्तर जो होगा वो सी होगा। विषय से संबंधित जानकारी देने वाले 2 स्रोत खोजें और उनके बीच एक समानताएं ढूंढें। ठीक, सी इज द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस उपागम को एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से विद्यार्थी को अवगत कराने के लिए अधिक प्रयोग किया गया है। घटनाक्रम, ग्राफ, चार्ट या कहानी बोर्ड। बताएं। निम्नलिखित में किस उपागम को एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से विद्यार्थी को अवगत कराने के लिए अधिक प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर समझा दीजिए। चलिए, तो ये क्या है, कक्षा 8 की एक छात्रा है, इसे एक विषय दिया गया है, वो लिखने में अक्षम है। ठीक, और उसके कारण परेशान भी है वो। उसकी अध्यापिका उसको सलाह देती है कि वह दिए गए कार्य को ऐसे भाग में बांट करे जिनकी उसको अच्छी समझ हो। इस तरीके के लिए निम्नलिखित में कौन सा अधिक उपयुक्त होगा। तो क्या करना चाहिए उसको कि जो उसका विषय है संबंधित जानकारी को 2 स्रोत खोजे। 2 स्रोत से कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ को उसको समझ नहीं है 2 स्रोतों को खोजे, उसमें समानताएं ढूंढे, उसके समझ को विकसित होगा और वह चीज़ों को आसानी से कर ले जाएगी। सी इज राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का उत्तर बताएं आप। घटनाक्रम होगा, ग्राफ होगा, चार्ट होगा या कहानी बोर्ड होगा। जी, डी इज द राइट, कहानी बोर्ड बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री को सामाजिक मुद्दों और उनके समाधान की व्यापक जानकारी देनी चाहिए। केवल सामाजिक यथार्थ के मुद्दों को अधिक ध्यान देना चाहिए और शोध के वैज्ञानिक तरीकों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी की इतिहास, भूगोल और भारत की राजनीति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य और इनमें अंतर संबंध रखना चाहिए। सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्र करने तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थी की जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से करना चाहिए। तो ये 49 का डी होगा। क्या होगा सबसे पहले कि गहन जानकारी उसके पास हो, प्रश्न पूछे, ठीक है, जागरूकता बढ़े, तो डी उत्तर इसका सही होगा।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है। पाठ्य पुस्तकों को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले बनाने के लिए क्या चाहिए? पाठ्य पुस्तक में सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूह से संबंधित सामग्री जोड़ी जानी चाहिए। स्थानीय संसाधनों के प्रासंगिक स्थानीय सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होना चाहिए। पाठ्य पुस्तकें देश के सभी भाषाओं, विशेषतः भारतीय संविधान की सूची 8 में दर्ज भाषाओं में लिखी जानी चाहिए। क्षेत्र के बीच समान मुद्दों को केवल इसलिए उजागर किया जाना चाहिए ताकि संघात्मक गणतंत्र की भावना को प्रोत्साहन मिले। इतना लंबा लंबा क्वेश्चन है, इसमें आप उत्तर छाटिए क्या होगा। सीधा सा उत्तर यह है कि पाठ्य पुस्तक जो होते हैं उस सभी क्षेत्र और सभी समूहों का प्रतिनिधित्व करे। इसके लिए क्या होना चाहिए? चलिए कोई बात नहीं, आप रिपीट देख लीजिएगा। इसका बी होगा। क्या होगा? स्थानीय संसाधनों से प्रासंगिक स्थानीय सामग्री शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में उसकी भागीदारिता होनी चाहिए। ठीक, बी इज द राइट। 51। क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने है। विद्यार्थी को लैंगिक मुद्दों तथा लैंगिक भेदभाव में सामाजिकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूल को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? टीम शिक्षण को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा पुरुष और महिला अध्यापकों को शामिल करना चाहिए। प्रख्यात और विद्वान वक्ताओं को आमंत्रित करके लैंगिक संवेदनशीलता पर सेमिनार आयोजित करना चाहिए। अध्यापकों को किस अध्ययन के लिए कहना चाहिए तथा उनसे अच्छा उदाहरण मांगना चाहिए। ऐसे नियम बनाना चाहिए जिससे लड़के लड़कियों के साथ भेदभाव का व्यवहार न करें। बताएं। क्वेश्चन नंबर 52 का उत्तर दें आप। क्वेश्चन नंबर 52 का उत्तर दें। अरे भैया, सेमिनार आयोजित नहीं करना, उससे कुछ नहीं होगा। बी नहीं होगा। बताएं। देखिए, लड़के लड़कियों के साथ भेदभाव व्यवहार न करें। देखिए, जब लैंगिक मुद्दा की बात होता है उसमें लड़के और लड़के दोनों की बात होती है, तो यहाँ पे एक का बात होगा ही नहीं। डी नहीं होगा। बताएं। देखिए, इसका उत्तर होगा सी। क्या होगा? अध्यापक को किस अध्ययन के लिए कहना चाहिए तथा उनसे अच्छे उदाहरण मांगना चाहिए। अध्यापक ही है जो कक्षा में इस लैंगिक भेदभाव को दूर कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने है। राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल, यातायात इत्यादि संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है जिससे विद्यार्थियों, आप ऑप्शन पढ़िए, विद्यार्थियों को इन मुद्दों पर उनके राज्य द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की जानकारी मिल सके। विद्यार्थी को इन क्षेत्र में सरकार की भूमिका को याद करवाया जा सके। शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए स्वतंत्र हो। विद्यार्थी को सभी के लिए बेहतर सुविधाएं पाने हेतु आंदोलन आयोजित करने के लिए सजग किया जा सके। तो बच्चे को आंदोलन नहीं करवाना है। ठीक है, शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझे और इन पर आलोचनात्मक वो विचार कर सके। 53 का सी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पे दिया हुआ है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 प्रस्तावित करता है कि भूगोल पढ़ाया जाए जिससे भारत की विविध भौगोलिक विशेषताओं, इसके आर्थिक विकास की भूमिका को जाना जा सके। विद्यार्थियों का प्राकृतिक आपदाओं के भारत की अर्थव्यवस्था पर नष्टकारी प्रभाव के बारे में मार्गदर्शन किया जा सके। प्राकृतिक संसाधनों की अधिकतम प्राप्ति और उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। पर्यावरणीय चिंताओं तथा इनके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जा सके।
जहां पे भैया आलोचनात्मकता की बात आती है, चिंतन की बात आती है, वो उत्तर सही होता है डी, 54 का डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 यहां पे दिया हुआ है। सामाजिक विज्ञान की शिक्षण पद्धति और संसाधन के बारे में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको अपनाना चाहिए? ऐसी रणनीति जो विद्यार्थी को लंबे समय तक तथ्य याद करके सहायता रखना हो। देखिए एनसीएफ याद करने की बात ही नहीं करता है। मानचित्र जो सूचना को तुरंत याद करने में क्षमता बढ़ाता है। नहीं भैया, मानचित्र सॉरी, याद करने की बात ही नहीं है, याद लो ऑप्शन काट देना है। 55 ए डी कौन उत्तर कर रहा है? डी तो ऑप्शन ही नहीं दिखा गया अब तक। ऐसे तरीके जो रचनात्मकता और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा देते हैं, और डी यहां दिया हुआ है ऐसे उपागम जिससे बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए अधिक शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध हो। सी होगा, रचनात्मकता की बात हो, आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य की बात हो, सी उत्तर सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56। भाई साहब पटक पटक के प्रणाम, इतना भयंकर प्रणाम ना करिए, डर जाएं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ढांचा का मुख्य लक्ष्य होता है योगज निर्धारण के वांछित परिणामों को मजबूत करना, स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना, आत्मसंयम के कौशल को सुधार को सुनिश्चित करना, विद्यार्थियों को विचारों पर सोचने योग्य बनाना। तो क्या होगा बताएं? सीधा सीधा उत्तर होगा स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना। अध्यापक एक सहायक के रूप में ही होते हैं। 56 का बी कमेंट नहीं आ रहा है आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता क्या कहलाती है? बोध, प्रयोग करना, विश्लेषण करना या स्मरण करना। देखिए जहां बांटने की बात होगी वहां विश्लेषण का बात होगा। 57 का सी। आगे बढ़ते हैं, 58 को देखते हैं। 58 दिया हुआ है शैक्षिक गतिविधियों पर विद्यार्थी द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजना बनाएं, पढ़ाएं और समय सारणी लागू करें। मूल विषयों के प्रति सप्ताह में कम से कम 2 बार गृह कार्य दें। विद्यार्थियों को कक्षा में चर्चा करने के लिए नए विषयों को पढ़ने के लिए कहें। नई विषय सामग्री पर प्रश्न उत्तर प्रश्न के साथ या सत्र के साथ प्रस्तुत करें। बताएं। देखिए भैया उत्तर नहीं करवाना है आपसे, ठीक, गृह कार्य नहीं देना है, तो क्या करेंगे बताएं? 58। देखिए एक व्यवस्थित तरीके की बात होती है, कक्षा में गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजना बनाएं, पढ़ाएं और समय सारणी लागू करें। उत्तर ए इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर 59 आपका। प्रेरक अधिगम, ठीक है, निम्नलिखित में से किस उपागम के विपरीत है? अनुरूपण नकल करना, प्रतिपादक शिक्षण, निपुणता अधिगम या संरचनात्मक अधिगम। बताएं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 59 का होगा बी होगा प्रतिपादक। देखिए जो प्रेरक अधिगम होता है यह खोज करके क्या खोजने पे बल देता है, लेकिन जो ये प्रतिपादक होता है ये पहले सिद्धांत दे देता है, पहले ही प्रस्तुत कर देता है। 59 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावकारी चिंतन व्यवहार के संदर्भित में सत्य है? ये बताना है आपको क्या है कि समवयस्क शिक्षण ध्यान से करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक विद्यार्थी अपने वैचारिक क्षमता प्रभावित होती हैं। चिंतन प्रक्रिया को ऐसे विद्यार्थी के निवेश को नकार देना चाहिए जो कक्षा में अनुशासन के लिए शिक्षण पद्धति को चुनौती दे।
चिंतन को सैद्धांतिक ढांचे में ऐसी कड़ियों को निकाल देना चाहिए जो पूछताछ करने तथा समस्या में सीमित करती हो। अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अध्ययन स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना, बिल्कुल सही होगा। डी उत्तर बिल्कुल सही है। इस तरह से आज के आपके जो 60 क्वेश्चन थे वो पूरे हो चुके हैं। इसी तरह आप लगे रहिए। 21 तारीख को हमें अब लग रहा है सीटेट का एग्जाम है, तो 21 को किसका एग्जाम है, जिसका भी एग्जाम है उसको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका एग्जाम अच्छा हो। चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी इसके बाद अगला क्लास चालू है, तो आप सभी लोग जुड़े रहें।